सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, नेदरवर्ल्ड के लोगों ने एक बेहद चालाक साजिश रची थी। उन्होंने सभी को यंग पेटिशनर्स की फाइट में उलझा दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर 3000 प्रोविंसेस के फर्स्ट पास पर सीधा हमला कर दिया। मेंग तियानजे ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ लिया। उन्होंने मदद के लिए होली एकेडमी के एल्डर को 10 रियल डायग्राम और इमोर्टल किंग हॉर्न सौंप दिया ताकि वे बॉर्डर पर जाकर हालात संभाल सके। इसके बाद बाकी सारी बैटल शिप से भी उस इलाके से रवाना हो गई, लेकिन मेंग तियानजिन, शियाओ और बाकी सभी यंग पेटिशनर के साथ वहीं रुक गए क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि नेदरवर्ल्ड के लोग अब भी कोई और बड़ी चाल चलने वाले हैं और उनका शक बिल्कुल सही निकला। नेदरवर्ल्ड के लोगों ने एक खतरनाक रिचुअल पूरा किया जिससे उन्होंने लुओमो की रेमनेंट सोल को जगा दिया। लुओमो ने अपनी बची हुई शक्ति से एशियन वर्ल्ड पर लगी हुई पुरानी सील तोड़ दी थी। नेदरवर्ल्ड के सभी यंग पेटिशनर्स उस एशियन वर्ल्ड के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन 9 हेवन एंड 10 अर्थ की एनर्जी उन पर भारी दबाव बना रही थी। इसी दौरान काफी सारा एसेंस ब्लड बाहर उभर आया। नेदरवर्ल्ड के एक एल्डर ने उस ब्लड को अपनी फर्नेस में कैद करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्लड एसेंस इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने न सिर्फ फर्नेस को बल्कि उस एल्डर को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। साथ ही वो ब्लड दूसरे नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर्स को भी लगातार मार रहा था। ये देखते ही हे जिमिंग और बाकी लोग तुरंत इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट का इस्तेमाल करके अपना बचाव करने लगते हैं। इसे देखकर काओ युशेंग कहता है, ग्रेट एल्डर, आपका क्या ख्याल है? क्या हमें भी इस एशियन वर्ल्ड के अंदर जाना चाहिए? हो सकता है कि वहां हमें कुछ बेहद कीमती चीजें मिल जाएं। शियाओ आगे बढ़कर ग्रेट एल्डर से कहता है, शायद उस जगह पर कुछ स्पेशल लॉ यानी नियम मौजूद है जो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स पर दबाव डाल रहे हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेरी डालो इमोर्टल स्वॉर्ड अपने पास रख लें। ये ऑफेंस और डिफेंस दोनों में काम आती है और हो सकता है आपको हम यंग पेटिशनर्स की भी जरूरत पड़े। मेंग तियानजिन शियाओ की बात मान लेते हैं। वो उस स्वॉर्ड को अपने पास रखते हैं और सभी डिसिपल्स के चारों तरफ एक मजबूत प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद वे भी उस एशियन वर्ल्ड की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो रहस्यमय ब्लड एसेंस मेंग तियानजिन को सेंस कर लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मेंग तियानजिन तुरंत एशियन वॉर फ्लैग को आगे कर देते हैं। वो फ्लैग उस ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। मेंग तियानजिन गंभीर स्वर में कहते हैं, ये हमारे किसी इमोर्टल किंग का ब्लड एसेंस है। ये हमारे वॉर फ्लैग के नरिशमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि इससे वॉर फ्लैग पूरी तरह से विकसित हो पाएगा। शियाओ मनी मन सोचता है, एशियन वर्ल्ड का दरवाजा अभी अभी खुला है और उसमें से इमोर्टल किंग का ब्लड बह रहा है। आखिर इस दुनिया में किस तरह के भयानक जीव मरे होंगे? इधर नेदरवर्ल्ड का एक एल्डर अपने साथियों से कहता है, हमें अपने मेन मिशन पर ध्यान देना चाहिए। वो इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट को सीधे उस एशियन रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर भेज देता है। अब हमें उस एशियन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ हे जिमिंग अपने बचे हुए 2 एल्डर और कुछ यंग पेटिशनर्स के साथ पहुंच चुका था। उधर मेंग तियानजिन भी अपने सभी डिसिपल्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं। तभी एक फिनिक्स अचानक प्रकट होती है। इसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। नेदरवर्ल्ड का मार्शल हेवन किंग वू फेंग गंभीर होकर कहता है, ये एक ट्रू फिनिक्स है। वो फिनिक्स बैटल फील्ड पर मौजूद सारे ब्लड को कंट्रोल कर सकती थी। वो अपनी एक ब्लड ड्रॉप नीचे गिराती है और जमीन पर फैला सारा ब्लड एक साथ इकट्ठा होकर तेज वेव बनकर सब पर हमला करने लगता है। यह देखकर हे जिमिंग तुरंत इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट को आगे करता है और कहता है, अगर ये फिनिक्स इतना सारा ब्लड लेकर आई है तो क्यों ना इसे रिफाइन कर लिया जाए। वो पॉट के अंदर सारा ब्लड एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन उसे भारी दिक्कत होने लगती है। हे जिमिंग को समझ आ जाता है, इस दुनिया का प्रेशर हमारे कबीले के आर्टिफैक्ट पर भी असर डाल रहा है, इसीलिए गॉड मेल्टिंग पॉट ब्लड पावर को पूरी तरह सोख नहीं पा रहा। तभी वो फिनिक्स से फिर से प्रकट होती है। इस बार वो ब्लड को एक विशाल टोर्नेडो में बदल देती है। उससे एक ब्लड फिनिक्स और कई ब्लड क्रोकोडाइल्स बन जाते हैं जो सीधे इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट पर हमला कर देते हैं। नेदरवर्ल्ड के सभी पेटिशनर्स को जोरदार झटका लगता है और वे दूर जा गिरते हैं। जो भी पेटिशनर पॉट की प्रोजेक्शन रेंज से बाहर होता है वो ब्लड एसेंस उसे एक ही पल में नष्ट कर देता है। तभी एक बेहद ताकतवर जस्टिस डॉल प्रकट होती है और सीधा मेंग तियानजिन
तियानजेन पर जोरदार हमला करती है, लेकिन मेंग तियानजेन तुरंत वॉर फ्लैग को आगे करते हैं और उस हमले को रोक लेते हैं। फिर वो शियाओ की डालू इमोर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस ब्लड को बीच से चीर देते हैं और मेंग तियानजेन आगे बताते हैं कि यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ मौजूद चीजें नेदरवर्ल्ड के लोगों पर हमला कर रही है और उन्हें मार रही है, क्योंकि ये सभी 10 वीसीएस बिस्ट के अंश है। लेकिन सवाल ये है कि ये अपने ही लोगों यानी हम पर भी आंख मूंद कर हमला क्यों कर रही है। वो फेंग को इस हालत में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वो गुस्से और बेचैनी में कहता है क्या हम यहीं पर फंस कर रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट उन क्रोकोडाइल्स और फिनिक्स का पूरी तरह विरोध कर पाता, वो सभी ब्लड क्रिएचर्स एनर्जी में बदलकर बिखरने लगते हैं। इसे देखकर वो फेंग चिल्लाता है स्वर्ग खुद हमें बचाना चाहता है। यह सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा इमोर्टल एशियन टाइम में 9 हेवन एंड 10 रियल्म के लोगों के साथ हुआ था। इस फॉलन ब्लड फिनिक्स की एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है, इसीलिए हमें जल्दी से इसे पकड़ना होगा। इतना कहते ही वो फेंग उस फिनिक्स के पीछे निकल पड़ता है। उसी समय मेंग तियानजेन भी अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हैं। मेंग तियानजेन गंभीर स्वर में कहते हैं निश्चित रूप से इस फिनिक्स के जन्म से भी पहले इसके अंडे युद्ध के खून से रंगे हुए थे। इसी वजह से फिनिक्स खून की प्यासा है और इसे काबू में करना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस दुनिया के ट्रेजर नेदरवर्ल्ड के हाथ नहीं लगने देंगे। इसी बीच डोगोयुन अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस करता है। वो कहता है ये म्यूटेड ब्लड कुछ हद तक मेरे ब्लड जैसा ही लग रहा है। जरूर यहाँ मेरे पूर्वजों से जुड़ी कोई चीज मौजूद रही होगी। तभी वो फेंग को वो ब्लड फिनिक्स से दोबारा दिखाई देती है। वो बिना देर किए एक जबरदस्त स्लैश के साथ उस पर हमला करता है। ये स्लैश इतना शक्तिशाली होता है कि जमीन तक चीरने लगता है। लेकिन तभी सामने मौजूद कई स्टोन स्कल्पचर्स से एनर्जी निकलती है जो एक डिफेंस बैरियर की तरह काम करती है और उस स्लैश को पूरी तरह नष्ट कर देती है। चारों तरफ गोल्डन डस्ट फैल जाती है। तभी सभी को एहसास होता है यह जगह दरअसल एक फेरी टॉम्ब यानी परियों का कब्रिस्तान है। मेंग तियानजेन उस गोल्डन डस्ट को अपने हाथ में लेकर देखते हैं और कहते हैं जरूर यहाँ पहले इमोर्टल रहते थे, इसी वजह से यहाँ ट्रू इमोर्टल हो रहा इतना ज्यादा डेंस है। लेकिन दुर्भाग्य से ये पूरी तरह ट्रू इमोर्टल एनर्जी नहीं है। वो फेंग उत्साहित होकर कहता है अगर हम इस कब्र से खजाने को बाहर निकाल सके तो ये हमारे 10 किंग्स के यंग पेटिशनर की मौत का प्रायश्चित बन सकता है। लेकिन हे जिमिंग उसे रोकते हुए कहता है इस संसार में ट्रू इमोर्टल अमर के समान थे जो कभी नहीं मरते थे, इसीलिए भले ही वे मर चुके हो उनका प्रेशर अब भी यहाँ मौजूद होगा। अगर हमने लापरवाही की तो इसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। इतना कहते हुए हे जिमिंग इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट को बाहर निकालता है और उससे एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लेता है, क्योंकि उनका मेन प्लान पहले ही बर्बाद हो चुका था और जिस महान ट्रेजर को वे खोजने आए थे उसे पाने में वे असफल होते जा रहे थे। उसका इरादा था कि जब तक उनकी दुनिया की मेन फोर्स यहाँ नहीं पहुँच जाती तब तक हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जाए। उधर शियाओ और बाकी सभी भी उस फेरी टॉम की तरफ बढ़ रहे थे। शियाओ मनी मन सोच रहा था ये एक एशियन बैटलफील्ड है। उसी वक्त डोगोयुन का ब्लड तेजी से रेजोनेट करने लगता है। वो उस ब्लड फिनिक्स को लगातार फॉलो कर रहा था और तभी सभी लोग पहुंच जाते हैं क्वीन ऑफ इमोर्टिलिटी के टॉम्ब पर, जहां से वो फिनिक्स आसमान की ओर उड़ जाती है। वहां इमोर्टल एशियन वॉर की मेमोरी मौजूद थी जिसमें दिखाया जा रहा था कैसे यहाँ भयानक युद्ध हुआ था, कैसे असंख्य महान पेटिशनर्स अपनी जान गंवा चुके थे। उनमें से कई ऐसे हेवन लेवल पेटिशनर्स भी थे जो अपने हाथों से ब्रह्मांड तक के टुकड़े कर सकते थे और सितारों को पकड़ने की काबिलियत रखते थे। लेकिन इमोर्टल दाओ लो के अनुसार नेदरवर्ल्ड के प्राणी आखिरकार नष्ट हो गए। हे जिमिंग वहां अपने लोगों के खून को साफ साफ महसूस करता है और कहता है यहाँ एशियन एंसेस्टर लुओमो का ट्रू ब्लड मौजूद है, लेकिन इस ब्लड में डिवाइन पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आखिर इस डिवाइन एनर्जी को किसने निगल लिया होगा। तभी उसकी नजर केओटिक ब्लड पर पड़ती है। उसे देखते ही हे जिमिंग सन्न रह जाता है। वो फेंग गंभीर होकर कहता है कहा जाता है कि केओटिक ब्लड 7 कलर ट्रू ब्लड के बराबर होता है। इसका मतलब है कि हमारे एंसेस्टर लुओमो ने किसी बेहद भयानक मॉन्स्टर से सामना किया होगा।
हे जिमिंग ठंडे स्वर में कहता है, ये ब्लड इतना भी प्योर नहीं है, यह सिर्फ थोड़ा सा केओटिक ब्लड है। अगर ये पूरी तरह शुद्ध होता तो उस व्यक्ति को हमारे एशियन एंसेस्टर लुओमो कभी मार ही नहीं पाते। इसी दौरान डुगुयुन, शियाओ और बाकी सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। डुगुयुन के शरीर से तेज एनर्जी रेजोनेट हो रही थी। शियाओ से पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? डुगुयुन गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये मेरे कबीले के ब्लड की सेंट है और मुझे स्टॉर्म के अंदर अपने ही कबीले का खून महसूस हो रहा है। काओ युशेंग आगे आकर कहता है, तो वास्तव में वो अफवाहें सच निकली। तुम्हारे कबीले का वो गार्जियन ब्लड सिर्फ डिवाइन ही नहीं बल्कि आधा डेमोनिक भी है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे कबीले के एंसेस्टर ही वो लोग थे जिन्होंने नेदरवर्ल्ड के लुओमो को खत्म किया था और इन्हीं लोगों ने यहाँ मौजूद सभी ट्रेजर्स की देखभाल की थी। अब डुगुयुन उस टॉम के भीतर अपनी एनर्जी को प्रोवाइड करने लगता है। वो गोल्डन ब्लड रेजोनेंस का इस्तेमाल करता है और उसी पल उसे इमोर्टल एशियन वॉर की मेमोरीज दिखाई देने लगती है। उस विजन में वो देखता है कि नेदरवर्ल्ड के लुओमो के खिलाफ एक हेवन लेवल की फाइट चल रही थी, लेकिन उसके कबीले के लोग लुओमो के लिए बिल्कुल भी अच्छे अपोनेंट नहीं थे। वे उस युद्ध में मारे गए, लेकिन उनका उस लड़ाई से कोई निजी स्वार्थ नहीं था। वे इस जगह से जुड़े हुए थे, यहीं से जन्मे थे और इस जगह के केयर टेकर थे। तभी वो फेंग आगे आकर ठंडे स्वर में कहता है, तो अब तुम पास्ट के उस क्रूर ट्रूथ को जानने का नाटक कर रहे हो ताकि हमें डरा सको। डोगुयोन शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब देता है, मेरी ब्लड लाइन का खून कोई टूल नहीं है। मेरे पूर्वज यहाँ तुम्हारे लिए नहीं मरे थे। गलत का साथ दूं या सही का, ये फैसला मैं खुद करूंगा। वो फेंग हंसते हुए कहता है, हमने तुम्हें इतने लंबे समय तक अपने साथ रखा। तुम एक आवारा कुत्ते हो जो अब अपने घर वापस नहीं लौटना चाहता और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वास्तव में ये काफी हास्यास्पद है। इसी समय शियाओ आगे बढ़ता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे उसकी एनर्जी रिलीज होती है, पूरा टॉम कांप उठता है। अचानक उस शिलालेख से तेज एनर्जी बाहर निकलती है और शियाओ को एक इल्यूजन दिखाई देता है। उस इल्यूजन में वो एक लेडी को देखता है जो एक लड़की के साथ लुओमो से लड़ रही होती है। वो लड़की अमृत को प्राप्त नहीं कर पाई थी क्योंकि 9/10 वर्ल्ड में इमोर्टलिटी का रास्ता उस समय टूट चुका था। इसी वजह से वो मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहीं मौजूद थी। तभी शियाओ उस विजन से बाहर आता है और उसे एहसास होता है जरूर यही वो लेडी थी जिसने इस शिलालेख को घेरा होगा और उसी ने लुओमो को मारा था। अचानक उस शिलालेख से और भी ज्यादा तेज एनर्जी फैलने लगती है क्योंकि वहाँ कोई वीणा बजा रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।